नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया सवेरा की एक और खास अंक को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई, क्योंकि अब देखा जाए तो पहले चरण के बाद में अब दूसरे चरण का मतदान होना है। 26 तारीख को ये मतदान होगा, तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से तैयारी कर रही हैं, इस पर हम नजर डालेंगे। इसके अलावा बाकी अन्य तमाम खबरें भी होंगी अगले 1 घंटे में। और साथ ही स्टूडियो में इस दौरान मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी मुकुल। सुप्रभातम मुकुल। सुप्रभातम कृतिका। और जैसा हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत खास रहेगा। आज का जो ये सवेरा है और इस नए दिन की क्या क्या नई खबरें हैं वो सारी आपको हम बताएंगे। चुनावी खबरों में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का आज दौरा होगा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ साथ विपक्ष जो है वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए मौसम की तो कई राज्यों में जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। इसके अलावा दिन में क्या कुछ खास रहेगा इस पर नजर, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकेर में भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में ठोकेंगे ताल। वहीं बसपा प्रमुख मायावती बुलंदशहर और नोएडा में करेंगी चुनावी सभा। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। इस चरण में 11 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेंगे पद्म पुरस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को दिया जाएगा पद्म विभूषण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे सियाचिन का दौरा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से करेंगे मुलाकात। मौसम की खबरों में लू की आशंका के बीच हल्की बारिश के बाद राजधानी दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना। वहीं देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लू चलने की संभावना। मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व वाली पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने 66 सीटें जीत बहुमत किया हासिल। और खेल की खबरों में भारत के डी गुकेश ने जीता कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। अब विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को देंगे चुनौती। और आइए नया सवेरा की हम शुरुआत करें और बुलेटिन की अगर शुरुआत करते हैं तो आज सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती, यानी खबरें होंगी कृतिका चुनावों से संबंधित। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सभी दलों का चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता आज चुनाव प्रचार में दम लगाते हुए नजर आएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण में यानी कि 26 तारीख को ये मतदान होना है। और इसके लिए मुकुल सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त अलीगढ़ का, जहां पर हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त मौजूद हैं। अनुज, क्योंकि आपकी मौजूदगी इस वक्त अलीगढ़ में है, तो अलीगढ़ में किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो ऐसे में वहां पर किस तरीके की तैयारियां और कितना उत्साह?
देखिए कृतिका, तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए काफी संख्या में यहां जनता को बुलाने के इंतजामात भी जो हैं पार्टी की तरफ से किए गए हैं। लेकिन हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री दूसरे और तीसरे चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार में है। आज वो अलीगढ़ में होंगे, अगर मैं अगले 2-3 दिन की बात करूं तो 25 तारीख को आगरा में होंगे और इसके बाद शाहजहांपुर और आंवला सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो चुनावी मैदान में हैं, लगातार वो पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा सीटों हैं वहां पर वो जा रहे हैं। दूसरे जितने भी तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे मैं अखिलेश यादव की बात करूं जो समाजवादी पार्टी से हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, सभी लोग चुनावी मैदान में हैं और 2024 के इस चुनावी रण में ज्यादा से ज्यादा सीटें प्राप्त करने के लिए जनता के पक्ष में और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार उनके बीच में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अनुज, और लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव प्रचार है वो तो जोर शोर से किया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे, लेकिन जब राजनीतिक दलों के प्रभाव की हम बात करते हैं तो किस तरफ का जो रुझान है यहाँ की जनता का वो नज़र आता है। और पिछले चुनाव में भी जिस तरीके के समीकरण रहे हैं इस सीट को लेकर, देखिए मैं अगर दूसरे चरण की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, 8 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर चुनाव होगा। पिछले 2019 की बात करूं तो 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, सिर्फ अमरोहा को छोड़कर। और बाकी जो तमाम विपक्षी दल हैं उनकी भी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जो एक सीट पिछली बार खो दी थी, 8 में से 7 आई थी, उसका लक्ष्य है कि दूसरे चरण में 8 की 8 लोकसभा सीटों को जीता जाए। दूसरे प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें, अगर अलीगढ़ की ही बात करें तो यहां से जो वर्तमान सांसद हैं सतीश गौतम, उन्हीं को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। दूसरी सीट की बात करें जो वीवीआईपी सीट जिसको कहा जाता है, वो मथुरा लोकसभा सीट है। वहां से जो फिल्म अभिनेत्री रही हैं हेमा मालिनी, वो तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 2 बार से वो लगातार जीतती रही हैं और इस बार हैट्रिक बनाने के लिए चुनावी मैदान में। और तीसरी सबसे चर्चित जो सीट है पूरे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वो है मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र। वहां से जो रामायण में श्री राम का जो किरदार निभाने वाले अरुण गोयल हैं, वो अपनी राजनीति की भी शुरुआत कर रहे हैं और वहां से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे, इस उम्मीद के साथ वो वहां से चुनावी मैदान में हैं। अनुज, अगर देखा जाए तो अलीगढ़ में जब आप मौजूद हैं तो तमाम लोगों से जो वहाँ के रहने वाले हैं उनसे आपने बात भी की होगी, तो उन लोगों से जान करके क्या आपको नजर आता है कि आखिर ऐसे कौन से बड़े मुद्दे होंगे जो इस बार अलीगढ़ में खास तौर पर चुनावी तौर पर नजर आने वाले हैं हमें? देखिए सबसे बड़ी बात कृतिका ये है क्योंकि आजकल जनता बहुत जागरूक है और जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हर जो भी मतदाता है, आम आदमी है, वो कहता है ये देश का चुनाव है और देश का चुनाव निश्चित तौर पर देश तो आगे बढ़ना ही चाहिए, उनके इलाके का भी विकास होना चाहिए, बड़े बड़े हाईवेज बनने चाहिए, चाहते हैं कि उनके इलाके के अंदर मेडिकल कॉलेज आए, चाहते हैं कि उनके जो इलाके के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हों। हाँ, पिछले कुछ वर्षों की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवेज का एक जाल बिछा है, तो इस वजह से लोग चाहते हैं जो विकास की रफ्तार है वो रुकनी नहीं चाहिए बल्कि वो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो वो इस बात को जानते हैं कि ये देश का चुनाव है, देश की सुरक्षा हो, चाहे देश के विकास की बात हो, विकसित भारत की बात हो, वो तमाम जितने भी मुद्दे हैं वो जनता के जहन में हैं। हाँ, विपक्षी दलों की भी बातें हैं, वो बड़े बड़े दावे और वायदे लेकर वो भी जनता के बीच में हैं, लेकिन किसके दावे और किसके वायदे पर मोहर लगाएगी देश की जनता, ये तो देखने वाली बात होगी। 4 जून को इसका फैसला होगा, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि चुनावी रण में, चुनावी माहौल में कांटे की टक्कर सभी राजनीतिक दलों के बीच में देखी जा रही है। जी, जाहिर तौर पर जो कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका, दोबारा आपसे अपडेट लेंगे दिन में जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री की यहाँ रैली होगी। और कृतिका, जैसे कि अनुज हमें बता रहे थे कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री खुद इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। राजनीतिक समीकरण जो है कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल बनते बिगड़ते भी नजर आएंगे, लेकिन अगर पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में, क्योंकि मैं खुद वहीं की मुकुल रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे वाकई पिछले कुछ सालों में हमने काफी विकास वहाँ पर देखा है। तो ऐसे में वाकई देखना होगा कि जब
प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको मंच से प्रधानमंत्री मुकुल उठाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, यानी देखिए नए मुद्दे हैं और जो चुनाव का पर्व है इस पे कहीं ना कहीं उत्साह भी जारी है। आगे भी इससे संबंधित जो खबरें हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। लगातार आपको हम बता रहे हैं आज के दिन का क्या कुछ खास खबरें रहने वाली हैं, और खासतौर से आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में विशाल जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। पीएम ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। बांसवाड़ा की जनसभा में पीएम कांग्रेस पर खूब बरसे। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सोच माओवाद से प्रेरित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार बनने पर सबकी संपत्ति का सर्वे करने और उसे ऐंठने की बात का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि यह बात बेहद चिंताजनक है और गंभीर भी है। जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं, वो साक्षी है कि कैसे दलित, वंचित, पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। वैश्विक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन हालात में भारत में एक मजबूत सरकार जरूरी है। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।
भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 11 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में लगातार मतदाताओं को साधने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं आज राज्य के कांकेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा है। अमित शाह पार्टी प्रत्याशी के हक में आज माहौल बनाते हुए और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो अमित शाह आज यहाँ हुंकार भरते नजर आएंगे चुनाव प्रचार के लिए। और कांकेर से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे आपसे, आज गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो पहुंचेंगे चुनाव प्रचार के लिए, कितना अहम छत्तीसगढ़ के अगर परिदृश्य को हम देखते हैं, जब चुनाव की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अपने आप में कई सारे मुद्दे यहाँ पर लगातार रहे हैं और एक जो प्रमुख मुद्दा है नक्सलवाद का, उसको लेकर भी अब से पहले भी कई बार अमित शाह जो हैं इस बात को कह चुके हैं कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से हम साफ करेंगे। और किस तरह के मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं चुनाव में और बढ़ चढ़ कर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद से ही लगातार जो प्रत्याशियों के आने का सिलसिला है वो जारी है। आज भी यहाँ पर अगर बात करें तो कांकेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी जनसभा यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पर बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं। अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो जनसभाओं के जरिए लोगों को साधने की कोशिश यहाँ पर भाजपा नेताओं की। बात करें कांग्रेस नेताओं की तो कांग्रेस के भी नेताओं के यहाँ पर लगातार दौरे हो रहे हैं। कल ही यहाँ पर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जो प्रियंका गांधी है उनका दौरा हुआ था और आज यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। कांकेर अगर बात करें तो कांकेर में भोजराज नाग जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की अगर बात करें तो वीरेश ठाकुर को जो है टिकट दिया गया है। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच इस बार यहाँ पर जो है प्रतिद्वंद होने वाला है और पिछली बार अगर बात करें तो वीरेश ठाकुर को ही यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था कांकेर से और काफी कम वोटों का अंतर यहाँ पर रहा था। 5000 करीब जो वोट थे उस वोट से हार का सामना वीरेश ठाकुर को करना पड़ा था और मोहन मंडावी जो है पिछली बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में इस बार किसी भी तरह के कोर कसर यहाँ पर ना हो, इसी तरह को लेकर कहीं ना कहीं ये जो दौरा है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कांकेर में आकर बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जिस तरह से अगर बात करें तो पिछली जनसभा में खैरागढ़ जो यहाँ हुई थी, खैरागढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, वहां पर भी उन्होंने खास तौर पर नक्सलियों पर सीधा जो है प्रहार किया था। नक्सलियों को कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आने वाले 2 से 3 साल के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया। जिस तरह से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी उसी तरह से नक्सलियों से भी सफाया यहाँ से कर दिया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही थी। इसके अलावा पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी उनके खिलाफ भी जमकर प्रहार किए थे। तो निश्चित रूप से आज भी यहाँ पर कांकेर का लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर बड़ी जनसभा होने वाली है, जहां पर बड़े जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित करने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं। दूसरे चरण चुनाव की अगर बात करें मुकुल तो दूसरे चरण में कुल 3 लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के हैं जहां पर ये चुनाव होने हैं, जिनमें अगर बात करें तो कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र आते हैं। तीनों लोकसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीट कहीं ना कहीं मानी जा रही है, क्योंकि अगर राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं। कांकेर में अगर बात करें तो कांकेर में भी जो भोजराज नाग हैं वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं भाजपा से और अगर बात करें कांग्रेस की तो वीरेश ठाकुर हैं। पिछले बार काफी कम वोटों का अंतर यहाँ पर रहा था और कहीं ना कहीं इस बार ऐसी कोई कमी ना हो, इसीलिए कहीं ना कहीं ये दौरे लगातार देखे जा रहे हैं और कांकेर में भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करने की यहाँ पर पूरी कोशिश आज यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इंतजार रहेगा जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। मुकुल, बिल्कुल, देखिए यहाँ किस तरीके से जो बीजेपी की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, इसमें शामिल सभी दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बात करें इंडी गठबंधन के विपक्ष की, वो किस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान में लगा हुआ है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कृतिका, हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है और सभी पार्टियों ने पूरी ताकत इन चुनाव प्रचार में लगा दी है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार चल रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य भी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रमुख मायावती सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करती हुई आज नजर आएंगी। और वहीं अगर बात की जाए मणिपुर की, तो आपको बता दें इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर आज फिर से मतदान हो रहा है। इसमें साजेब, खुरई, थोंगाम, लेईकाई, बामनकम्पू नॉर्थ ए, बामनकम्पू नॉर्थ बी और साथ ही बामनकम्पू साउथ वेस्ट, बामनकम्पू साउथ ईस्ट, खोंगमान जोन 5 और इसके साथ साथ इरोइशेम्बा ममांग, लेईकाई, इरोइशेम्बा मियाई लियाईकाई और खिदाम माखा के बूथ शामिल हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। तीसरे चरण के तहत आपको बता दें कि 95 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होना है। आपको बता दें कि इस चरण में असम की 4 सीटें, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 7, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की 2 सीटें, गोवा की सभी 2 सीटें, गुजरात की सभी 26 सीट, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान होगा। तो 24 की चुनौती से संबंधित तमाम खबरें थीं, यानी चुनाव से संबंधित खबरें, वो आपने जान ली। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और आइए बात करते हैं कर्नाटक की, जहां हुबली के कॉलेज परिसर में हुए नेहा की हत्या पर हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और नेहा के पिता निरंजन हिरमत ने कहा है कि कर्नाटक पुलिस नेहा की हत्या के मामले में गंभीर नहीं है और इसलिए मैं सीबीआई जांच चाहता हूं। मुझे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है।
ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने, एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा। मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। मैं किसको मांग करना? आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर यहाँ काम नहीं हुआ तो ऊपर तो पूछना है ना। मैंने पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है। जो इस केस में यहाँ पे जो कमिश्नर है, एक लेडी है, इस केस में लेडी होते के नारायण, एक लेडी का, एक लड़की का उसको मर्डर होता है, सीरियस नहीं लेती हो। और वहीं कर्नाटक सरकार कानून व्यवस्था को लेकर इस वक्त घिरती हुई नजर आ रही है। हुबली की छात्रा को न्याय दिलाने की आवाज भी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मृत छात्रा के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। एक के बाद एक कई जघन्य वारदातों के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बुरी तरह घिरती जा रही है। अभी एक छात्रा की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था तो राज्य के गडक जिले में नगरपालिका उपाध्यक्ष के घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। मामले में कर्नाटक पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। गडक जिले की गडक बेटागेरी नगरपालिका में शुक्रवार रात को दसरा ओनी इलाके में प्रकाश बादल के घर में हमला हुआ। प्रकाश बकाले भाजपा के नेता हैं और उनकी पत्नी गडक बेटागेरी नगरपालिका की उपाध्यक्ष भी हैं। बताया जा रहा है कि चाकू से गला रेत कर इन 4 लोगों की हत्या कर दी गई। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। Practically there is no safety and security for any individual in Karnataka. Especially the Congress government, they want to make use of all these type of activities for the purpose of this election. उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबली की पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। पिछले दिनों कांग्रेस के एक पार्षद की बेटी को फैयाज नामक एक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भाजपा और परिवार के लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इन आरोपों को खारिज करते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा का आरोप है कि वोट की राजनीति के चलते कांग्रेस ऐसी घटनाओं की अनदेखी कर रही है। होम मिनिस्टर का बयान और चीफ मिनिस्टर का बयान इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करता है। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग करेगी। दरअसल 18 अप्रैल को हुबली स्थित बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरामत की बेटी नेहा की फैयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने नेहा के गले, पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 वार किए। बताया जा रहा है कि नेहा ने आरोपी फैयाज का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके कारण उसने घटना को अंजाम दिया। भाजपा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सोमवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर मुकुल ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारी सहयोगी से। इस वक्त बेंगलुरु से आयशा खाना में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा, सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से लगातार इस तरीके की ये खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर तमाम तरह के सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नेहा की हत्या के बाद कर्नाटक सरकार पूरी तरह से गिर गई है और सरकार के पास जवाब नहीं है कि कर्नाटक में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उस पर आखिर कैसे लगाम लगाएगी। हालांकि सरकार और तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सब प्रचार में व्यस्त है और नेहा के जो केस है, नेहा का जो हत्या का मामला है, इस पर ज्यादा चुस्ती से जांच नहीं हो रही है। तो यही इसी वजह से नेहा के पिता मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले जी। तो आयशा हमें बता रही हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो खिरती नज़र आ रही है कर्नाटक सरकार। और खासतौर से आयशा, आपकी जो आवाज़ है फिलहाल हम तक नहीं पहुंची है, कृपया अपना जो आपका माइक उसको अनम्यूट एक बार कीजिए आप।
कोशिश कर रहे हैं जो आयशा की आवाज़ है वो हम तक पहुंच सके और आपको भी बताएं कि जो ताज़ा स्थिति फिलहाल बनी हुई है कृतिका इस पूरे मामले को लेकर। जी आयशा बता रही थी कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो सरकार है वो घेरी रही है और कहीं से भी कुछ इस तरह की जो राहत की खबर अगर हम देखें, क्योंकि पहले जिस तरह के आरोप लगे और वही एक दबाव की स्थिति अब कहीं ना कहीं सरकार पर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये महज अब राजनीतिक मामला नहीं है, क्योंकि अब कर्नाटक के लोग ये मांग कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। जब से नेहा की हत्या हुई है तब से हुबली में और उत्तर कर्नाटक के कई इलाकों में बंद किया है लोगों ने नेहा की हत्या के समर्थन में, और ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। और यही बात को लेकर आज बीजेपी पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रही है और पूरे राज्य में आज बीजेपी का प्रदर्शन होगा। खास बात यह है कि बेलगावी, जहां से ये हत्यारा जो फयाज जिसने नेहा की हत्या की है, उसका जो घर है, उसका गांव है, यहाँ पर तमाम लोगों ने लगातार 3 दिनों से अपने जो बिजनेस है वो सब बंद करके बंद का आयोजन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि पहले सरकार इस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दे और इस मामले में सरकार आनाकानी ना करे। और बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि इस मामले पर कोई राजनीति ना हो और सरकार पर यही तुष्टीकरण का आरोप दोबारा लगता है, क्योंकि सरकार ने इस मामले को पर्सनल बता दिया। यानी कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि ये एक उनका आपसी मामला, जिसके चलते कर्नाटक के लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा हो और तभी लोगों को इस बात का एहसास होगा, लोगों को इस बात का आश्वासन होगा कि वो सुरक्षित है। तो ये जो हत्या है, नेहा की हत्या, ये पूरे राजनीतिक समीकरण को भी बदल कर रख दिया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले को सीबीआई को देने के लिए तैयार होती है या नहीं। बिल्कुल, वाकई ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोपों से घिरी हुई नजर आ रही है सरकार, ऐसे में अगला कदम क्या उठाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो लगातार अगर देखा जाए, ना सिर्फ जो कर्नाटक की अगर बात की जाए कृतिका, हमने देखा किस तरीके की परिस्थितियां रही और ऐसे में उससे पहले भी हमने जो चुनावी खबरें दिखाई, तो कहीं ना कहीं मौसम जो है वो बदल रहा है। लेकिन आज हमने देखा दिल्ली में मौसम का मिजाज है वो भी बदलता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और मौसम की अगर आपने बात की तो मौसम के हाल भी इस वक्त हमारे दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार जताए गए हैं। दरअसल मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 5 दिन के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में लू चलेगी और आज साथ ही कल ओडिशा में भीषण गर्मी भी पड़ेगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 5 दिन के दौरान कई स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। वहीं झारखंड में 25 अप्रैल को तेज गर्मी होगी। इन क्षेत्रों में बीते कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 46 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। पूर्वोत्तर भारत के लिए 24 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ ही भारी वर्षा होने की भी आशंका है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। तो लगातार जो तापमान है वो बढ़ता हुआ फिलहाल यहाँ नज़र आ रहा है और इस पर पूरी जानकारी के लिए आपको बता दें हमारे साथ पटना बिहार से सलमान हैदर जुड़े हैं, तो वहीं दिल्ली से तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तापस आपके पास मैं आना चाहूँगा, राजधानी की अगर बात की जाए तो हमने देखा सुबह जिस तरीके से जो हल्की बूंदाबांदी जो हुई उसके बाद हवा में थोड़ी ठंडक नजर आई, थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली। लेकिन इसके अलावा जो देश के दूसरे हिस्से हैं, पूर्वोत्तर की बात की जाए, मध्य भारत की बात की जाए, तो लगातार गर्म हवाएँ जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देती हुई नजर नहीं आएंगी। जी, दिल्ली वालों को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है जितना कि अगर हम बात करें बंगाल की या फिर झारखंड, विदर्भ रीजन, कुछ हिस्से जो आपके उड़ीसा के हैं, तेलंगाना, यहाँ की ये जो जगह है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये जो जगह है यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये जो तापमान है करीब 40 से 42 डिग्री तक का जा रहा है। कुछ जो जगह है बिहार के, कुछ ईस्ट मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु, पुदुचेरी और ईस्ट यूपी के, यहाँ पे भी कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स है जहाँ पे तापमान जो है बहुत आगे जा रहा है। करीब सबसे ज्यादा खासतौर से अगर मैं झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की बात करूँ, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल की बात करूँ, तो वहाँ पे जो तापमान है उसमें जो नॉर्मल तापमान है उससे 4 से 6 डिग्री का एक फर्क देखने को मिल रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। झारखंड का एक बाहरगढ़ा एक जगह है, वहाँ पे 46 डिग्री कल था। वही बांकुड़ा बंगाल का जो एक जगह है वहाँ पे 44.5 डिग्री था।
उड़ीसा में कल एक बाड़ीपाड़ा करके एक जगह, वहाँ पे 44.6 डिग्री था। तो ये सब जो जगह है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो तापमान है वो 44 डिग्री के आसपास, लगभग आसपास है। तो यहाँ पे बंगाल का जो साइड है, गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल के ये आसपास का जो इलाका है, वहाँ पे अगले 4 से 5 दिनों तक ये जो गर्मी है, उस गर्मी खासतौर से उसके साथ ह्यूमिडिटी जो है वो रहने की उम्मीद है। उड़ीसा के लोग जो है उनके लिए थोड़ी सी राहत का है कि हम आज से हम देख पाएंगे कि जो तापमान है उसमें कमी देखने को मिलेगी, थोड़ी बारिश होने की उम्मीद है, और ये जो हाई हीट वेव चल रहा था वो थोड़ा कम होने की उम्मीद है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा, अलग अलग जगहों पे पॉकेट्स है, वहाँ पे ज्यादा तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। IMD गाइडलाइन इश्यू किया जा रहा है, तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, तापस आपके पास वापस आएंगे। पटना से सलमान हैदर भी इस वक्त हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सलमान, अगर देखा जाए तो बिहार में इस वक्त 5 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया। आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है फिलहाल? आज भी तापमान 42 डिग्री के आसपास रहेगा और कल के लिए तो और गंभीर चेतावनी है कि कल 44 डिग्री तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान। तो आज की जो स्थिति है, या पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 38 से 36 से 40 डिग्री सेल्सियस रहा है, जहां येलो अलर्ट है। इनमें मधुबनी, जमुई, सुपौल, दरभंगा और पूर्वी चंपारण के जिले हैं, जबकि बांका, शेखपुरा और भागलपुर के आसपास के जिलों में यहाँ पर 38 से 42 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों में रहा है अधिकतम तापमान। तो ये स्थिति है। लेकिन अगर हम सिर्फ पटना की बात करें तो आज सुबह से थोड़े से बादल हैं और जो तुर्शी थी धूप की, उसमें थोड़ी कमी है इस समय, अभी के समय में। लेकिन आगे जब दिन आगे बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, तो गर्मी होने की संभावना, ऐसे आसार दिख रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर हम इससे बचने के उपायों की बात करें तो जगह जगह प्याऊ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्होंने लगा रखी है कृतिका, और लोग भी बहुत कम सड़कों पे निकल रहे हैं। सड़कों पर आमतौर पर सन्नाटा है। पटना जैसी भीड़ भाड़ वाले शहर में भी शहरों में ट्रैफिक कम है अब। तो ये सारी स्थितियां अभी है और सबको सावधान रहने की ज़रूरत है इसमें कृतिका। तो ये सारी स्थितियां अभी बिहार में हैं। जी, तो जाहिर तौर पर लगातार जो तापमान है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और जैसे कि अभी सलमान भी हमें बता रहे हैं कि जो सुबह का समय है उसमें ज़रूर थोड़ी सी राहत महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दिन जैसे आगे बढ़ता जाएगा कृतिका, वहाँ भी जो तापमान है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और करीब तापस ने भी बताया कि कैसे 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है अब वो पहुँचने लगा है। बिल्कुल, और इसी के साथ फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नया सवेरा में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में मुकुल अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आज की कहीं ना कहीं बड़ी खबर के तौर पे भी रहेगी। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करने वाली हैं, और इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक, अभिनेत्री वैजयंती माला,
नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अभिनेता कोनिजेला चिरंजीवी को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जस्टिस एम फातिमा बीबी, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, अभिनेता विजयकांत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सामाजिक कार्य के लिए पार्वती बरुआ को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाएगा। ये पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्य, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग और साहित्य आदि तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। वहीं कला के क्षेत्र में खलील अहमद को पद्मश्री से आज सम्मानित किया जाएगा। और आइए बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर। दरअसल आज रक्षा मंत्री सियाचिन का दौरा करेंगे। वो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। और इसी के साथ मुकुल, अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, यानी कि अखबारों की सुर्खियां जानने की। और उसके लिए आइए रुक कर लेते हैं संध्या का। और चलिए अब अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त डीडी न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, आज जो अखबार आए हैं आपके सामने, उनमें क्या कुछ मुख्य खबरें हैं? जी सुप्रभात कृतिका और मुकुल। अखबारों की सुर्खियों की अगर बात करें तो शुरुआत करते हैं नवभारत टाइम्स के पहले पेज पर ली गई खबर के साथ। जी हाँ, चुनाव से जुड़ी हुई खबर है, जो कि जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं विपक्ष ने किस तरह से बातें कही है चुनावी मंच पर, वो प्रकाशित की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंशवाद, भ्रष्टाचार जो है वो देश को बर्बाद कर रहा है कहीं ना कहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को मिल रही है उसके पापों की सजा, यानी कि कांग्रेस की जो अब हालत हो रही है, जो बर्बरता है, वो उसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी कल चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने गठबंधन की मजबूती की बात कही। उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि बंगाल में अराजकता है और सूरत में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभाणी का पर्चा खारिज कर दिया गया है। तो ये तमाम अलग अलग खबरें आज पहले पेज पर नवभारत टाइम्स अखबार ने ली है। इसके अलावा एक और आम जन से जुड़ी हुई खबर और राहत देने वाली खबर है, जिसे आज लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने प्रकाशित किया है। दरअसल बीमा नियामक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पर आयु प्रतिबंध हटा दिया है, यानी कि अब किसी भी उम्र का व्यक्ति खरीद सकता है स्वास्थ्य बीमा। अब तक ये कैपिंग 65 वर्ष की उम्र तक थी, यानी कि आप 65 वर्ष से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप स्वास्थ्य बीमा नहीं ले सकते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो ये एक राहत भरी खबर है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो ये छात्रों से जुड़ी हुई है और ये भी एक फैसला से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले भी दे सकेंगे यूजीसी नेट परीक्षा। ये यूजीसी नेट में 2 बड़े बदलाव हुए हैं और जो कि इसी साल जून में लागू कर दिए जाएंगे। पहला फैसला, कैंडिडेट जो 4 साल का ग्रेजुएशन या फिर 8 सेमेस्टर कर रहा है वो नेट की परीक्षा दे सकता है, और दूसरा फैसला, जो कैंडिडेट 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें ये छूट दी जाएगी कि वे किसी भी विषय में नेट की परीक्षा दे सकते हैं। हालांकि उन्हें ये बताना होगा कि वो पीएचडी किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। तो ये भी एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई अच्छी खबर देखने का हमें मिली है। और इसके अलावा दैनिक जागरण अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर लव जिहाद में हत्या के आरोपित पिता ने मांगी माफी। फयाज के पिता घटना से हैरान, अपने बेटे के लिए अधिकतम और सख्त सजा देने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के हुबली में जो नेहा की हत्या हुई है उसको लेकर के ये खबर आज लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने ली है और बताया है कि कल वहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो पीड़िता के परिजनों से, मृतिका के परिजनों से मिले और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो ये खबर भी आज अखबारों में है। और चलते चलते चूंकि आज विश्व पृथ्वी दिवस है तो इससे जुड़ी हुई खबर हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि जो प्लास्टिक का कचरा होता है वो धरती की आबो हवा में कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम करता है, लेकिन यदि प्लास्टिक के कचरे को का सदुपयोग किया जाए हड्डी जोड़ने के लिए तो किस तरह से उसके लिए काम किया जा रहा है। ये मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने काम किया है इसके लिए, और ये जो टीम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसके उपयोग में किस तरह से इसको लाया जा सकता है उसके लिए काम कर रही है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास खबरें। जी बिल्कुल
तो हमने जानी एक तमाम खबरें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आज के समाचार पत्रों में इन्होंने सुर्खियां भी बटोरी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया संध्या आपका। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और देखते हैं खबरें दुनिया भर से। मालदीव में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो के नेतृत्व वाली पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने 66 सीटें जीत ली हैं। मालदीव के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने 93 संसदीय मजलिस या संसद में घोषित पहली 86 सीटों में से 66 सीटें जीत ली हैं। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। अमेरिका के टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में एक पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 6 लोग घायल हो गए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज को अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन की फंडिंग पर जल्द फैसले की उम्मीद है। ओलाफ स्कॉल्ज ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा सुरक्षा सहायता प्रदान करने वाले एक विधायी पैकेज को पारित करने के बाद अमेरिकी सीनेट यूक्रेन की सहायता के लिए धन को शीघ्र मंजूरी देगी। कोलंबिया में हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के आर्थिक और सामाजिक सुधारों का विरोध करते हुए मार्च निकाला। लगभग 70,000 लोगों ने राजधानी बोगोटा में मार्च किया और नारे भी लगाए। वहीं हमास और इजरायली सेना के बीच संघर्ष लगातार जारी है। रविवार को 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों पर गोली चलाने और चाकू मारने की कोशिश की, जिसके जवाबी कार्रवाई में सैनिकों ने गोलीबारी की और हमलावरों में से एक को मार गिराया। और दुनिया भर की खबरों के बाद में अब बात कर लेते हैं बिजनेस की, कारोबार जगत की, फटाफट अंदाज में। जनवरी-मार्च तिमाही में एचडीएफसी बैंक का स्टैंडर्ड लोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 37.05% बढ़कर 16,511.85 करोड़ रहा। फार्मा सेक्टर की कंपनी ल्यूपिन ने अमेरिका में नई दवा लॉन्च की है। टाटा समूह भारत में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन में ऑपरेशंस का नियंत्रण हासिल करने की तैयारी में है। इसके लिए ग्रुप पेगाट्रॉन के साथ डील कर सकता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की खरीदारी में इस बदलाव का मुख्य लक्ष्य है अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, ताकि अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयकर और कॉर्पोरेट कर संग्रह वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान बजट अनुमानों से 1.35 लाख करोड़ और संशोधित अनुमानों से 13,000 करोड़ रुपए अधिक दर्ज किया गया। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं खबरें स्पोर्ट्स से, यानी खेल जगत से। भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। भारत के आर प्रज्ञानंदा ने कैंडिडेट्स में अपने अभियान को जीत के साथ समाप्त किया। प्रज्ञानंदा ने आखिरी दौर में निजात अब्बासोव को शिकस्त दी। महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली ने टूर्नामेंट को जीत के साथ अलविदा कहा। ये प्रतियोगिता में वैशाली की लगातार 5वीं जीत रही। वहीं कोनेरू हम्पी भी आखिरी दौर में उन्होंने जीत दर्ज की। कोनेरू हम्पी ने लियो तेंगजाई को मात दी। और स्पोर्ट्स के बाद में अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट यानी ग्लैमर वर्ल्ड से। विद्या बालन और प्रतीक गांधी स्टारर फिल्म 2 और 2 प्यार को रिलीज हुए 2 दिन हो गए हैं। फिल्म ने 55 लाख रुपए की कमाई के साथ खाता खोला। फिल्म पटना शुक्ला की टीम ने मनाया फिल्म की सफलता का जश्न।
LSD-2 दिवाकर बनर्जी के डायरेक्शन और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म में मल्टीपल स्टोरीज देखने को मिलती हैं। फिल्म टाइगर आज डिज्नी स्टार पर होगी रिलीज। चाचा विधायक है हमारे का सीजन 3 25 अप्रैल को अमेजॉन मिनी टीवी पर होगा रिलीज। और नया सवेरा में अब आइए बात कर लेते हैं खास तौर से मौसम की, तापमान की और किस तरह की परिस्थिति जो है मौसम में देखने को मिलेगी। जाना अपने मौसम का भी मिजाज। और फिलहाल आज के लिए नया सवेरा के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हम छोड़ चलते हैं बिल्कुल कनाडा की तस्वीरों के साथ में, जहां कनाडा में चेरी ब्लॉसम के फूलों की खूबसूरती देखने को मिल रही है, जो अपनी छटा से हर किसी को इस वक्त मंत्रमुग्ध कर रही है। तो आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद, और साथ ही कल फिर हाजिर होंगे नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर के देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ में। मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। DD न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच, और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
क्या बोले भारत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। राज्य नीति आम चुनाव 2024 के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। लोकतंत्र के महापर्व में हर आवाज रखती है मायने। आम चुनावों के लिए क्या है जनता की राय? कांग्रेस जीतती भी है तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? क्या है उनके मुद्दे? आज भी साधारण जनता का सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और न्याय में खर्चा होता है। जानने के लिए DD न्यूज पहुंच रहा है देश के हर राज्य में। 2024 में क्या बड़ी चुनौतियां आपको दिखाई दे रही हैं? जनवाणी बनेगा देश की आवाज का मंच, क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। होगी तीखी बहस, दीवार खोल के क्या दरवाजे बंद कर दिए आपने इनके लिए? होंगे नेताओं से हर सवाल जो बनाएंगे देश का भविष्य। देखिए जनवाणी सिर्फ DD न्यूज पर। जनवाणी के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया